बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। मैं हूं आपके साथ फ़ाइज़ा शराज़ी। नाज़रीन, इस वक्त की सबसे बड़ी ख़बर ये है कि फ़ील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब तेहरान पहुंच गए हैं और वहाँ पे जो कहा जा रहा है, जो सुना जा रहा है, जो समझा जा रहा है, इसका मतलब यह है कि वो तेहरान गए हैं तो बहुत सारे मामलात हैं जो वो ख़ुद सेटल्ड कर रहे हैं। इसका अगर हम दूसरा एंगल भी देखें तो शायद ये भी इसका एक एंगल निकलता है कि एक मैसेज कन्वे करने की कोशिश की गई है कि तेहरान अकेला या ईरान अकेला नहीं है। फील्ड मार्शल वहाँ पर यूनिफॉर्म में गए हैं और ये चीज़ हमें देखना होगी कि दूसरी जानिब सऊदीया में भी पाकिस्तान का एक आला सतही वफ़द पहुंच चुका है। प्राइम मिनिस्टर अपने वफ़द के हमरा वहाँ पहुंच चुके हैं। वहाँ पे बिन सलमान से भी मुलाकात होगी, बड़ी अहम मुलाकात। वहाँ पे एट अ टाइम पाकिस्तान जो है दोनों साइड को साथ लेके चल रहा है। सऊदीया में भी बड़ी एक स्केजुअल थी, पहले से मुलाकात थी प्रेसिडेंट ट्रंप से, अनाउंसमेंट से पहले से ये थोड़ा सा पहले ये स्केजुअल थी, लेकिन इस टाइम पे जब सऊदीया के साथ भी पाकिस्तान एक सिक्योरिटी माहिदे में है और दूसरी जानिब तेहरान को लेके जो फील्ड मार्शल का खुद पहुंचना, नाज़रीन ये ज़्यादा सिग्निफिकेंट इसलिए भी है क्योंकि ईरान की जो एयर स्पेस है वो बंद है। उसके अलावा हम देख रहे हैं कि जब से ये मामलात शुरू हुए हैं जंग के, कोई भी वहाँ पे खलीज में से किसी ने विज़िट नहीं किया, कोई दौरा नहीं हुआ। तो वहाँ पे ऐसे में फील्ड मार्शल का वहाँ पे पहुँचना, क्योंकि एक वॉर जोन है ईरान, हाँ अभी तक वहाँ पे सिर्फ सीज़ फायर हुआ है, वो भी 2 हफ्ते के लिए। हतमी तौर पे मामला सेटल्ड नहीं हुए हैं। वायलेशन खुदा न खास्ता कभी भी हो सकती है। स्पॉयलर बैठा हुआ है जो इजराइल है, और इसके अलावा हमारे वैसे भी 2 स्पॉयलर हैं, वो भी उसके साथ ही हैं। भारत इजराइल एक ही पेज ही है, इनको ऐसे ही समझे। पाकिस्तान का जो है वो हमसाया मुल्क भी है। तो ऐसे में फील्ड मार्शल का वहाँ पे पहुँच जाना, और तेहरान में अब्बास इराक्ची साहब जो हैं उन्होंने उनको रिसीव किया है, उन्होंने उनको वेलकम किया है, कितना सिग्निफिकेंट हो सकता है, क्या इसको ये समझा जाए? क्योंकि दूसरी जानिब प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से ये इंदिए भी आ रहे हैं कि अब पाकिस्तान दोबारा से होस्ट करने जा रहा है। पाकिस्तान ने भी बाकायदा ऑफर कर दी है कि सेकेंड दौर जो होगा उसको वो होस्ट करने जा रहा है। और कुछ इत्तलात इस तरह की हैं नाज़रीन, कंफर्मेशन तो मैं नहीं कहूँगी क्योंकि जब तक कुछ हो नहीं जाता तब तक इत्तला ही कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। सोर्सेज के थ्रू इत्तलात ये हैं कि ये जो राउंड होने जा रहा है ये हो सकता है कि ये फाइनल राउंड हो, क्योंकि इसमें कोई ना कोई मामला सेटल्ड हो सकते हैं। जैसे कि प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत पैनिक है इस सारी सिचुएशन से, वो इस सिचुएशन से निकलना चाह रहे हैं, उनको सेफ एग्जिट चाहिए। ऑफ रैम्प पाकिस्तान ने उनको कर दिया, सीज फायर करवा दिया, पाकिस्तान ने एक प्लेटफॉर्म दिया, वहाँ पे दोनों की डिस्कशंस हो रही हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप भी पाकिस्तान पे एतबार कर रहे हैं, वो भी चाह रहे हैं कि नेक्स्ट जो नेगोशिएशंस हों वो भी पाकिस्तान में ही हो। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की उन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ की है, जो कि बनती भी है। पाकिस्तान की सिफारतकारी की भी तारीफ बनती है। अब दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि तेहरान, ईरान से भी जो एक स्टेटमेंट आई थी वो भी ये था कि उन्होंने भी सबसे ज़्यादा काबिले भरोसा, काबिले एतबार पाकिस्तान को करार दिया, जहाँ पे वो सेकंड सीटिंग कर सकते हैं। बहरहाल जी, मामलात कहाँ पे जा रहे हैं, किस साइड पे जा रहे हैं, सब पे डिस्कशन रहेगी प्रोग्राम में, क्योंकि सूरत हाल बड़ी पॉजिटिव भी है और बड़ी सिग्निफिकेंट भी है। आपको बताएं कि स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है एहसन रज़ा साहब हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया एहसन रज़ा साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सीनियर सहाफ़ी भी हैं आप, आपके पास खबरों का अंबार भी होगा यकीनन। ब्रिगेडियर टाइर सैयद गज़नफ़र अली साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। सरदार गौस बख्श बारोज़ई साहब, साबिक़ वज़ीर आला बलोचिस्तान, बहुत शुक्रिया सरदार साहब आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले आ जाते हैं ब्रिगेडियर साहब की तरफ। ब्रिगेडियर साहब, ये जो फील्ड मार्शल साहब वहाँ पहुँचे हैं, खुद तेहरान चले जाना फील्ड मार्शल साहब का, क्या इस बात की जानिब इशारा है कि ऑलमोस्ट तमाम मामला तय हो चुके हैं या तय होने के पॉइंट पे हैं, ऑलमोस्ट सेटलमेंट हो चुकी है, बस अनाउंसमेंट रह गई है या सिग्नेचर्स रह गए हैं या उस चीज़ को एक्सेप्ट करना रह गया है? क्योंकि जब फील्ड मार्शल का खुद वहाँ पे जाना इस तरफ बहुत ज़्यादा इशारा भी देता है कि एक तो वहाँ की एयर स्पेस भी बंद है, दूसरा वहाँ पे खलीज में से किसी ने विजिट भी नहीं किया। जब से ये ऑब्वियस ही बात है कि एक वॉर जोन है तो वहाँ पे किसने विजिट करना था, लेकिन हमारे फील्ड मार्शल साहब वॉर जोन में वहाँ पहुँच गए। क्या कहेंगे सर? ब्रिगेडियर साहब, ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ हैं? ब्रिगेडियर साहब आपकी आवाज़ नहीं पहुँच रही मुझ तक। जी जी जी, अब आइए। जी जी जी, मेरा मतलब ये कि फौज के मेंबर्स का तो बुनियादी जो रोल है वो तो है ही क्राइसिस जोन में जाना, चाहे एयर स्पेस बंद हो या खुली हो, और ये तो बेसिकली ड्यूटी होती है। और दूसरी, आपने देखा कि जब ईरानियन वफ्द पाकिस्तान आया था
तो उसने पाकिस्तान ने पूरा सऊदी अरब से लेके ईरान और ईरान से लेके पाकिस्तान तक एक एयर कॉरिडोर क्रिएट किया था। और उसके साथ साथ पाकिस्तान के जो एक स्क्वाड्रन है उसने सऊदी अरब में भी लैंड किया था। और पाकिस्तान ने जब ये किया था तो मैसेज कन्वे कर दिया था, जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, या इजराइल कह लें या इंडिया कह लें, कि अगर कोई शरारत की तो हम मौजूद हैं यहाँ पे, ये देख लीजिएगा। इसलिए वो पाकिस्तान को मैटर नहीं करता है एयर स्पेस बंद है खुली हुई है। पाकिस्तान कैन फ्लाई इन देयर, नोबडी कैन डेयर टच पाकिस्तान एसेट। ये तो आसिम मुनीर साहब है ना जो फील्ड मार्शल हैं, अगर आम भी जहाज जाएगा तो दे कैन नॉट डेयर टच दैट एयरक्राफ्ट। और ख़ास तौर पे इस दौरान जब एक जंग के बाद एक अमन का माहौल आप देख रही हैं, और उसके हिसाब से आप देख रही हैं कि वो जब पहली भी टॉक्स खत्म हुई थी तो आपको याद है कि हम आपके साथ भी प्रोग्राम कर रहे थे, तो जी। हमारा कंसेंसस ये था कि ये टॉक्स फेल नहीं होनी है। जेडी वैंस साहब का जो लफ्ज था उन्होंने कहा था ये डिसएग्रीमेंट है, तो उसके ऊपर डिसएग्रीमेंट लीड्स टू फर्दर नेगोशिएशन, जिसमें फिर एग्रीमेंट होता है। और इसी तरह ईरानियन वक्त की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो भी बड़ी नेगेटिव नहीं थी, पॉजिटिव सी थी। और पाकिस्तान ने भी ये कहा था कि जी ये हमने बहुत मेहनत करके दोनों मुल्कों को साथ बिठाया। तो ये एंटिसिपेशन हो रही थी बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट्स फ्रॉम बोथ दी कि जी इसका एक राउंड और होगा। और ये भी एंटिसिपेशन थी कि ये जो सीज फायर है ये बढ़ेगा। अब उस एंटिसिपेशन और उस कंक्लूजन के साथ कुछ और भी डेवलपमेंट्स हुई हैं, और जिसका देखा कि उसमें मैं ये समझता हूँ कि उसमें बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये थी कि जो ट्रंप ने सेट किया था और उसने कहा था कि मैं तो स्टेट ऑफ हार्मोज को बंद कर दूंगा, और वहाँ उन्होंने लेकिन उसके बाद जो इन मुज़ाकरात के अलावा उसके बाद जो वर्ल्ड डेवलपमेंट्स है ना उनको जरूर नजर में रखिएगा। और उसमें ये था कि फ्रांस ने एक तो उनके मैक्रोन का, उनके प्रेसिडेंट का ट्वीट भी आया जो उनके ऑफिशियल हैंडल से जारी किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने प्रेसिडेंट ट्रंप से भी बात की और मैंने ईरान के भी प्रेसिडेंट से बात की कि जी आप मसले के हल के लिए कोई जंगबंदी की तरफ या कोई पीसफुल की तरफ जाएं, क्योंकि दुनिया इससे बहुत मुतासिर हो रही है। फिर उन्होंने कहा कि हम एक नॉन बेलिजरेंट नेशन, यानी वो यूरोपियन यूनियन या वो हुकूमतें जो वो ममालिक जो इस तनाज़े में शामिल नहीं, उनकी एक कॉन्फ्रेंस उन्होंने कॉल की है फ्राइडे को, जिसमें वो स्टेट ऑफ हार्मस के हिसाब से कुछ लाएअमल पेश करेंगे। उसके साथ आपने देखा कि चाइना में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें इटली की प्राइम मिनिस्टर थी, और इटली ने आपको पता है इजराइल से सारे अपने दफाई मायदे तोड़ दिए। स्पेन था जिसने कैटेगोरिकली इजराइल को क्रिटिसाइज किया और कहता है कि ये रोग स्टेट है। फिर वहां पे रशियन फॉरेन मिनिस्टर थे जिसमें प्यूटन ने, आपको याद है, एक मैसेज भेजा था और उसको हमने बहुत दफा कोट भी किया, एक मैसेज भेजा था शैतान याहू को कि जब ये चीज हो रही थी कि जी कोई न्यूक्लियर ब्लास्ट हो सकता है, न्यूक्लियर यूज हो सकता है, उसने कहा था अगर ये ऐसा हुआ, और वो डायरेक्ट मैसेज अमेरिका को भी था, तो रशिया इज गोइंग टू रिएक्ट वेरी फोर्सफुली। फिर जब पाकिस्तान वो तहजीब को खत्म करने का आया तो पाकिस्तान ने भी मैसेज भेजा था कि अगर इस किस्म की कोई चीज हुई तो इजराइल सफारती से मिट जाएगा। तो ये डेवलपमेंट थी। उसके बाद आपने देखा कि कभी वज़ीर खारजा जो हैं उनकी कॉन्फ्रेंस भी हो रही है टर्की में, और उन्होंने रजब तैयब एर्दोगान से भी मिलना है, जो उनकी पहले इस्लामाबाद में हुई थी। और इसके बाद सऊदी अरब ने ट्रंप को बताया कि जी अगर आपने स्टेट ऑफ हार्मस को इस तरह बंद रखा तो ये टेंशन जनरेट करेगा, और उसके नतीजे में हुतीज जो है वो बाबुल मंदब को बंद कर सकते हैं। और फिर पता है बाबुल मंदब के नीचे से सारी केबल गुजरती है इंटरनेट की, वो कट देंगे तो फिर दुनिया बह जाएगी। तो इसलिए ये डेवलपमेंट थी जिसकी वजह से ट्रंप को, पहले भी ट्रंप फंसा था, अब ये भी कह के वो फंसा है कि जी मैं स्टेट ऑफ हार्मस को बंद कर दूंगा, किसी जहाज को नहीं दूंगा। आज ही वहां से उस दिन से लेके आज तक 25 शिप्स वहां से गुजरी, और चाइना ने कॉशन कर दिया है कि अगर आपने स्टेट ऑफ हार्मस को बंद रखा तो ये बहुत बड़ा, क्योंकि आप किस तरह उसको बंद कर सकते हो, वहां से कितना तेल चाइना का, दुनिया का गुजरता है। तो मेरा ख्याल अलॉन्ग विद ए डिजायर टू हैव मुज़ाकरात ईरान की ऐसा लग रहा है कि ज़रूरत है, लेकिन
मजबूरी लग रही है वाशिंगटन की, प्रेसिडेंट ट्रंप की, कि उनको सेफ एग्जिट कहीं से मिल नहीं रहा है। स्टार्ट तो उन्होंने कर दिया इजराइल के कहने पे, लेकिन अब उनको इस सब से निकलने का कोई रास्ता मिल नहीं रहा। इस सब में अभी जो मजबूरी तो उनकी चलने लग रही है, वो जिस तरह से कोशिश कर रहे हैं कि नेगोशिएशंस की तरह से आगे आ जाए, बार बार वो यूटर्न ले लें। सुबह में स्टेटमेंट उनकी कुछ और होती है, दोपहर में कुछ और होती है, रात में कोई और स्टेटमेंट वो खैर आके दे देते हैं। अमेरिका इस वक्त अपने आप को इस पोजीशन में ले आया है कि वो बाकायदा अपने जो ग्राउंड ट्रूप्स हैं, जिसमें उनके मरीन शामिल हैं, जिसमें उनके एयरबोर्न डिवीजन शामिल है, वो उस पोजीशन में ले आया है कि खर्ग आइलैंड पे बाकायदा हमला कर सके। उनकी कोशिश ये है कि ईरान को वर्स करके, डरा के, धमका के बात जो भी मुआहदा है वो कर लिया जाए। इसे ईरान एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 4 दफा धोखा खा चुका है अमेरिका से। बिल्कुल ऐसे। इसका इम्पैक्ट देखते हैं अब क्या है। इम्पैक्ट ये कि सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को क्यों बैक किया इतना ज्यादा। नंबर एक, हमारी ताल्लुकात है वो मिसाली है, उसमें तो शक कोई नहीं है। दुरान साहब, लाइटर नोट में एक बात कहूंगी कि ऐसे सूरत हाल हमें ऐसे लग रही है कि अब होता है और वो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट होता है जो किसी भी किस्म की बातचीत को कल्मिनेशन पे और सक्सेसफुल कल्मिनेशन पे पहुंचाता है। ठीक हो गया, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक। ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ आती हूँ, आपका पॉइंट आ गया। एहसन साहब क्या देख रहे हैं, एक आला सतह वफ्द जो है तेहरान पहुंच के आए। अच्छा, हम कुछ डॉट्स को कलेक्ट अगर करते हैं, डॉट्स को कनेक्ट करते हैं, हम देखते हैं कि एक जानिब प्राइम मिनिस्टर को कि उनका स्केड्यूल पहले से ही था, लेकिन फिर भी इस टाइम पे पहुंचना ऑब्वियस सी बात है कि इस सारे मामलों पे भी डिस्कशन हुई होगी आगे। अब एक तरफ पाकिस्तान का आला सतह वफ्द सऊदीया पहुंचा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान का आला सतह वफ्द तेहरान पहुंचा है। जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक अब ये सीज फायर को एक्सटेंड करने की बात नहीं होगी, ये फाइनल माहदे की तरफ जा रही है, मतलब फाइनल सीज फायर की तरफ जा रही है कि हमेशा के लिए मामला को खत्म किया जाए। जेडी वैंस की भी ये स्टेटमेंट है जिन्होंने जॉर्जिया यूनिवर्सिटी से बात करते हुए कही है। उन्होंने कहा है कि जी एक अच्छा और जामे जो है वो चाहते हैं प्लान और डिस्कशन और उनके साथ एग्रीमेंट ईरान के साथ प्रेसिडेंट ट्रंप। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप की खैर क्या ही बात करें, वो तो अपनी बातें मुकरते भी रहते हैं, दिन में 10 दफ़ा तो अपनी बात करके खुद ही मुकर जाते हैं। क्या देख रहे हैं, कितना सिग्निफिकेंट है फील्ड मार्शल का वहाँ पहुँचना? थैंक यू फैज़ा। चले ये जो फील्ड मार्शल साहब का दौरा है ईरान का, इसको हम वेलकम करते हैं, क्योंकि ये एक ना पीस की खातिर हो रहा है। ऑब्वियसली टॉक्स करेंगे फाइनल, अदरवाइज एक डिसेंटिंग नोट के आइडियली ये हमारे फॉरेन मिनिस्टर या सिविलियन सेटअप को वो करना चाहिए था। वो फील्ड मार्शल हैं हमारे मुल्क के, वो लेकिन लीड तो वो कर रहे हैं ना, चीज़ों को वो संभाल रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने विजिट कर लिया। लेकिन अच्छी बात है कि वो पीस के लिए वो चीज़ों को लीड कर रहे हैं। और फिर ये एक दूसरी शक्ल हमें डिप्लोमेसी की नज़र आ रही है। पहले आपने देखा होगा कि सारी डिप्लोमेसी ट्विटर के थ्रू मोस्टली हमने देखी कि पाकिस्तान से जनरेट हो रही थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि एक फिजिकल उसकी शेप भी नज़र आ रही है। दूसरी बात देखें, ये आपने कहा कि उनको डॉट्स को कनेक्ट करें, तो इस पूरी ट्रायंगल या इस पूरे उसमें वार सर्कल में सऊदी अरेबिया इज़ द पार्टी, ठीक है, एक्टिव पार्टी भी है, पैसिव पार्टी भी है। तो हमारे जो सिविलियन वो हैं सरबराह, वो सऊदी अरब गए हुए हैं, उधर सऊदी अरब के भी अपने कंसर्न है, डिमांड है, वो एक पार्टी है। लेकिन वो अच्छी बात यह है कि वो भी एक परमानेंट सीज फायर की बात कर रहे हैं और पीस को सपोर्ट कर रहे हैं। फील्ड मार्शल का जो जाना है वो इसलिए सिग्निफिकेंस है क्योंकि आपने देखा होगा कि कल ही जेडी वैंस ने भी फिर तारीफ की और ट्रंप ने कहा कि जी फील्ड मार्शल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मीन के वो जो उनके पास जो गैप है उसको ब्रिज कर रहे हैं। ट्रंप के बारे में आप जितने शुभात और जितनी बातें कहें, उनकी स्टेटमेंट्स आए, लेकिन मैं एक चीज़ में ना देखता हूँ कि वो सीरियस है। वो इस वार को प्रोलॉन्ग नहीं करना चाहते, वो इस वार को ख़त्म करना चाहते हैं, वो इस वार को अपने लिए यूक्रेन अपना नहीं बनाना चाहते। पाकिस्तान एक अहम किरदार अदा कर रहा है। आप जो कह रहे हैं, जिस तरफ आप जा रहे हैं, मैं उस बात से एग्री करती हूँ, लेकिन इसमें फील्ड मार्शल साहब जो सपोर्ट कर रहे हैं, फील्ड मार्शल साहब ने तो हमारी इकोनॉमी को भी संभाला। अगर हम ओवरऑल देखें, क्या हमारे पॉलिटिशियंस इस काबिल थे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को संभाल सकते? नहीं, पॉलिटिशियन को हम जरा वो अंडर वैल्यू ना करें। नहीं, आप चले ओवर वैल्यू कर लेते हैं। आप बता दें हमारे पॉलिटिशियन से क्या संभली,
चले हम और सारा क्रेडिट नहीं देते फील्ड मार्शल को, मान लेते हैं, या हम एस्टैब्लिशमेंट को सारा क्रेडिट नहीं देते, देना भी नहीं चाहिए, लेकिन उनके हिस्से का क्रेडिट तो देना। नहीं, जो सफारतकारी इस टाइम पे अभी हो रही है, आप सियासी इख्तिलाफात या दूसरे इख्तिलाफात होते हैं वो अपनी जगह रखते हैं, बेहतरीन सफारतकारी है इस वक्त पाकिस्तान। नहीं, बहुत अच्छी। मैंने तो पहला जो अपना नोट इसी से शुरू किया कि चूंकि वार पीस की खातिर हो रहा है तो उनके हर उस स्टेप को वेलकम करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजों को पाकिस्तान बहुत सारे डॉट्स को कनेक्ट कर रहा है, तो एक साइड पे सारे नहीं जा सकते हैं, तो बहुत सारी चीजें रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपस में बांटी गई ना। नहीं, वो हो सकता था, लेकिन हम फील्ड मार्शल का जो रोल है ना वो इस वक्त पूरी दुनिया में अप्रिशिएट किया जा रहा है। बिल्कुल करना भी चाहिए, वो बड़ी अच्छी अच्छा काम कर रहा है, वो अप्रिसिएशन उनको बनती है उनकी, बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब जो मैंने उस दिन एक जुमला कहा था, वो जुमला बाद में बहुत सारे लोगों ने पिक कर लिया और वो मतलब मेरे नाम से तो आगे नहीं आया, वैसे वो ओवरऑल एक जुमला आ गया कि जो जंगें रुकवाने का क्लेम कर रहे थे हमने उनकी जंगें रुकवा दी हैं। नहीं, इस हमने उनकी जंग रुकवाई। देखिए, इस बात पे तो अब दुनिया में ना बात हो रही है कि एक नोबेल प्राइज जो है ना, ये जो वार है रुकवाने का क्रेडिट हमें इसलिए ज्यादा इसको बूस्ट अपने आप को कि ये हमने एक तरह की वर्ल्ड वार 3 पोटेंशियल वर्ल्ड वार 3 रुकवाई है। पहले तो हाल उधर ही जा रही थी। हाँ, सूरत हाल बिल्कुल, ये सारे लोग उसी और देखें इस जो वार के रिपल इफेक्ट्स हैं पूरी दुनिया में महसूस किए गए हैं, नॉट इवन इन द रीजन। हम तो इमीडिएट एक बॉर्डर पे है ना, लेकिन इसके अमेरिका, साउथ अमेरिका, ग्लोबल साउथ में इसके जो इफेक्ट्स हैं ना महसूस किए गए हैं। वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज बंद हो गई, पूरे आपके गल्फ रीजन जो है ना स्टैंड स्टिल पे आ गया, और ये सिर्फ 3 मुल्कों के दरमियान जंग नहीं रही, पूरा एक अरब रीजन, और फिर इसके जो मैं रिपल इफेक्ट्स की बात कर रहा हूँ, तो ये इन अ वे इट वाज वर्ल्ड वार 3, पोटेंशियल वर्ल्ड वार 3, जो कि शुक्र है रुक गई। और उसमें जो हमारी जो टॉप ब्रास है, आर्मी है, सिविलियन वो हैं, इजराइल ने तो कसर नहीं छोड़ी थी, उसने तमाम ममालिक को, मुस्लिम ममालिक को आपस में लड़वाने की कसर तो नहीं छोड़ी। नहीं, वो ब्रिगेडियर साहब ने कहा ना वो स्पॉइलर है, ठीक है, वो तो ऑब्वियस सी बात है, स्पॉइलर है, लेकिन इसमें हम ये भी देखते हैं ना, पॉजिटिव चीज़ों को हम देख रहे हैं अभी फिलहाल, क्योंकि हम एक होस्ट के तौर पे, हम टॉक्स को होस्ट हमने किया, अभी भी हमने होस्ट करना है इंशाल्लाह, तो हमें ज़रा चीज़ों को पॉजिटिव वे में भी लेके चलना है। अच्छा, पॉजिटिव वे में अगर हम चीज़ों को, नेगेटिविटी तनकीद साथ साथ चलती है, पॉजिटिव वे में अगर हम देखते हैं तो उसमें चीज़ें ये नज़र आती हैं कि पाकिस्तान ने टॉक्स को होस्ट किया, बहुत वेलकम की बात है, और 49 ईयर्स के बाद ऑलमोस्ट आमने सामने 47-49 ईयर्स के बाद 2 राइवल्स को आपस में बिठा दिया है। अच्छा, इसके अलावा हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने बहुत मतलब एक इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल कर दिखाया, जो एक दूसरे की बात तक सुनने को तैयार नहीं है। नेगोशिएशंस पहले भी इनकी हुई थी, लेकिन इस लेवल के डेलीगेशन आमने सामने नहीं बैठे थे। इसके बाद पाकिस्तान अब दोबारा से होस्ट करने जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें पॉजिटिव ही हैं। देखिए, ये जो टॉक्स की हिस्ट्री है ना, आपने कहा कि ये 15 में भी हुई थी, बड़ी लंबी है। ये इससे जंग से पहले इमीडिएट पहले ओमान में हो रहे थे, उससे पहले जिनेवा में मैं उस लेवल के डेलीगेशन की बात करूं, उस लेवल का डेलीगेशन तो नहीं, लेकिन ये टॉक्स इसलिए मोस्ट सिग्निफिकेंस बन गई कि इन्होंने एक सीज फायर पहले इंस्टॉल की, ठीक है, अब उसके बाद ये एक परमानेंट सीज फायर की तरफ जा रहे हैं। फिर वही बात आ जाएगी कि वर्ल्ड वार 3 हमने वो कराई। अब असल में इसका जो ज़्यादा बड़ा हिस्टोरिक मूवमेंट वो आने वाला है जब ईरान और यूएस की हॉस्टिलिटी ख़त्म हो जाती है, परमानेंटली ख़त्म हो जाती है, और ट्रंप इज़ गुड एट सच थिंग्स। जैसे वो नॉर्थ कोरिया के लीडर से भी मिल आए थे, चाइना के साथ नॉर्मलाइज कर रहे हैं, तो ये हिस्ट्री जो है ना, ये ट्रंप क्रिएट कर लेगा कि वो ईरान के साथ जो अमेरिका के हॉस्टिलिटीज़ हैं वो उनको परमानेंट ख़त्म कर देगा, ईरान के ऊपर सैंक्शंस जो है वो लिफ्ट हो जाएंगी, ईरान एक मेन स्ट्रीम कंट्री बन जाता है, हमें गैस पाइपलाइन का जो है वो बेनिफिट मिल जाएगा, और हमारे ईरान में इसमें मेन स्टेक होल्डर्स में मेरा नहीं ख्याल कि सिर्फ अमेरिका है या ट्रंप साहब हैं। मेन स्टेक होल्डर्स में इस वक्त विनिंग पोजीशन में, मैं ब्रिगेडियर साहब की तरफ आती हूँ, ब्रिगेडियर साहब विनिंग पोजीशन में मेन स्टेक होल्डर्स में इस वक्त हम देख रहे हैं कि ईरान है, ईरान अपनी शराइत मनवा रहा है, और जो कि एक जो विनिंग पोजीशन में होता है वो ऑब्वियस सी बात है कि वो उस तरह से एतमाद के साथ और अपनी बात करता भी है कि हाँ भाई हम डरते नहीं हैं किसी से, इस तरह की सिचुएशन हमें ईरान की लग रही है। अच्छा, दूसरी जानब अमेरिका है, उसको सेफ एग्जिट चाहिए था, और वो जिस तरह की बात कर रहे हैं, खैर कुछ पर्क्स भी होते हैं, वो स्टेटमेंट इस तरह देते हैं कि ईरान ने मिन्नतें कर रहा था मुझसे जो है वो मुज़ाकरात कर लें, जबकि ईरान तो क्लियर कट स्टेटमेंट दे चुका है। तो ये सबको नजर आ रहा है कि पैनिक ईरान वाली साइड पे नहीं है, पैनिक अमेरिका वाली साइड पे है।
ऐसे में एक प्राइम मिनिस्टर साहब भी कोशिशें कर रहे हैं, हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब भी कोशिशें कर रहे हैं, फील्ड मार्शल साहब भी कोशिश कर रहे हैं। अगर हम किसी एक के करैक्टर की बात करते हैं तो मेरे ख्याल में सबकी मुश्तरका कोशिश की वजह से सीज फायर हुआ है, और सबकी मुश्तरका जो कोशिश है उसको हमें अप्रिशिएट भी करना चाहिए। किसका क्या किरदार बनता है, किसका क्या किरदार नहीं बनता, ये हम एक लम्हे के लिए साइड पे रखते हैं। हम ये देखें कि हमने कितना बड़ा एक मिरेकल की सिचुएशन थी उस रात जो हमने रुकवाई, और चंद घंटे का काउंटडाउन रह गया था। इजरायली तो बाकायदा वो जो काउंटडाउन कर रहे थे, ट्रांसमिशन चल रही थी उनकी। ब्रिगेडियर साहब, बिल्कुल 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 सही बात है कि ये इस किस्म के मामला अकेला कोई शख्स तय नहीं कर सकता किसी भी मुल्क में। और आपको पता है कि हर मुल्क के अंदर अदारे हैं, आपके अंदर डिफेंस मिनिस्ट्री है, फॉरेन मिनिस्ट्री है, आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, इकोनॉमिक मिनिस्ट्री है, इंटीरियर मिनिस्ट्री है। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर आपके इंटेलिजेंस के अदारे हैं। जब भी आप कोई थ्रेट परसेप्शन करते हैं तो उसकी आप इंटेलिजेंस इनपुट कहाँ से लेते हैं? वो आपको जो इंटेलिजेंस इदारे हैं वो देते हैं। अगर आप इकोनॉमी का आपने कोई चीज़ का मसला हल करना है, हुकूमत तो इकोनॉमिक मिनिस्ट्री को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को ताल्लुक करती है। अगर पेट्रोलियम का मसला हल करना है तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम आएगी। ये तमाम चीज़ें लिंक्ड होती हैं और लिंक होके और यही चीज़ आपको नजर आई और यही चीज़ आज भी आपको नजर आ रही। और उसके साथ साथ उसके रिजल्ट्स भी आप देख रही हैं कि रिजल्ट ये हुआ कि कितना सक्सेसफुल फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स हुआ। और बल्कि वो रिजल्ट आप उसको इस तरह देखें कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब से लेके और ईरान तक मैंने पहले भी आपको कहा एक सिक्योरिटी कॉरिडोर क्रिएट कर दिया था और ये बता दिया था कि हम यहाँ मौजूद हैं। और फिर आप ईरान के वक्त को लेके भी आए थे, उनको अपने एयर डिफेंस कैपेबिलिटी भी प्रोवाइड छोड़ के भी आए थे जी। तो ये इससे बड़ी और क्या चीज हो सकती है, आप मुझे बताइए। और इसके अंदर कौन इन्वॉल्व था? इसके अंदर एयरफोर्स इन्वॉल्व थी। तो थ्रेट किसने देखा था? वो हमारी हुकूमत ने, हमारे इदारों ने देखा था कि इस किस्म की कोई चीज हो सकती है। तो इसलिए ये तमाम की ज्वाइंट कोशिश होती है। अभी इसमें लेकिन मैंने आपसे कहा ना, एक चीज और भी ध्यान में रखने की जरूरत है। एक तो दुनिया के अंदर जो डेवलपमेंट्स हो रही है वो हो रही है। अभी आपका ट्रम्प का रिसेंट ट्वीट आपकी नजर से गुजरा हो तो उसने क्या स्टेटमेंट दी है? उसने कहा कि वो चाइना से बड़ा हैप्पी है। कहते जी चाइना इज वेरी हैप्पी दैट आई एम परमानेंटली ओपनिंग दिस स्टेट। कहते जी स्टेट ऑफ हॉर्मज इज ओपन फॉर द बिजनेस। 2 दिन पहले कह रहा था कि स्टेट ऑफ हॉर्मज से कोई जहाज गुजर नहीं सकता। मैंने सेंटकॉम को ब्रिगेडियर साहब, इसकी एक रीजन भी है ना, चाइना ने कल बड़ा स्टैंड ले लिया था, तो ये रीजन भी बनती है। पहले दौरा कि चाइना के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है जी और जी। ये भी है। दूसरी बात ये कि उसने चाइना जाना भी है। तो वो कहता है कि जी मैंने स्टेट ऑफ हॉर्मज खोली है और मैं चाइना के लिए खोल रहा हूँ और दुनिया के लिए खोल रहा हूँ। तो ये सिचुएशन दोबारा कभी नहीं होगी क्योंकि वो चाइना इस बात पे एग्री हो गया है कि वो ईरान को वेपन नहीं भेजेगा। सर नया कानून भी पास हुआ है ना, नया कानून भी चाइना के अंदर पास हुआ है कि किसी भी मुल्क ने चीन के माशी मफादात या शहरियों के खिलाफ इकदाम किए तो चीन जवाबी कार्रवाई करेगा। तो ये भी है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प नया फ्रंट नहीं शायद खोलना चाह रहे हैं और खोलने की पोजीशन में भी नहीं है। प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो चीन के दौरे की तरफ देख रहा है क्योंकि उसने कहा कि जब मैं जाऊंगा तो प्रेसिडेंट जी जो है ना मुझे बहुत बड़ा, बहुत मोटा और बड़ा अपना जबरदस्त हक देंगे, ठीक है ना। तो व्हेन आई गेट देयर इन फ्यू वीक्स, तो वो उसको भी देख रहा है। दूसरी चीज एक और याद रखिएगा, एक और याद देखने की वो ये है कि ट्रम्प अगर ये जंग बंद हो जाती है, मुझे लगता था बंद हो जाएगी, तो ट्रम्प विल टेक क्रेडिट ऑफ दैट। और वो क्रेडिट उसको इसलिए लेगा कि वो उसको चाहिए सर्वाइवल, उसको चाहिए फेस सेविंग। बिकॉज अमेरिका के अंदर भी जो प्यू रिसर्च वो आया, पोल आया है, उन्होंने कहा कि 68% लोग ट्रम्प के खिलाफ है अमेरिका के अंदर। जी जी, -30 पे ट्रम्प की इस वक्त की रेटिंग है, -30 जी। तो अगर ये है तो आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि क्या स्टेट ऑफ हॉर्मज का खुलना ईरान के लिए ज्यादा जरूरी है या अमेरिका के लिए ज्यादा जरूरी है? स्टेट ऑफ हॉर्मज बिजनेस का चलना पॉलिटिकली, शायद वो ट्रम्प ये तो कह चुका है कि हमें तो कोई तेल नहीं आता यार स्टेट ऑफ हॉर्मज से, जिनको आता है दे शुड बॉदर अबाउट दैट। तो वो तो अमेरिका के कंसर्न ही नहीं है। तो उसके ऊपर जो और ईरान कहता है कि जी गुजारे यहाँ से कंटेनर, लेकिन वो कंटेनर गुजारे जो इजराइल में जा रहे हो। हमें उसकी पहले बता दें कि कौन IRGC को बता दें कि उसका जहाज कौन सा है, उसका क्रू कौन है और वो डेस्टिन किधर है। अगर वो चाइना जा रहा है जाए, अगर पाकिस्तान जा रहा है तो जाना जा रहा है तो जाए। तो बात यह है कि आज वो ये कह रहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मज खुली हुई है फॉर द बिजनेस।
अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज बिजनेस के अलावा किस काम के लिए इस्तेमाल होती है, मुझे आप ये बताइए। जी जी। कोई डिफेंस नहीं गुजरा। तो मेरा मतलब कहने का ये कि ये चीजें, ये जंगबंदी पे पहुंचना ट्रंप की सर्वाइवल है, बिकॉज ही इज एट द लोएस्ट एज ऑफ हिज पॉपुलैरिटी इन थ्रू आउट द वर्ल्ड। यानी कल आप अगर आपने देखा हो ना कि बरतानिया की पार्लियामेंट में एक मेंबर एड्रेस कर रहे थे और उनके लफ्ज क्या थे कि ट्रंप इज ए गैंगस्टर and we should not cooperate with the gangster. He was demanding from the Prime Minister of Britania कि अभी हम किसी गैंगस्टर, और कल कनाडा के परसों 4 दिन पहले कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने क्या स्टेटमेंट दी है कि डॉलर के ऊपर 70 सेंट जो अभी हमारे डिफेंस बजट से जाते थे अमेरिका को, विल स्टॉपिंग दैट। सो देयर इज अ वाइड रिएक्शन अगेंस्ट द अमेरिका। ये इसको कहने में कोई हद, कोई वो रेसिटेशन नहीं है कि मेरा ख्याल अमेरिका की रेपुटेशन वॉर के अलावा अमेरिका की प्रेस्टीज, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट ने जिस तरह तबाह बर्बाद किया, टेटर किया है, वो मेरा ख्याल इससे कोई दुश्मन भी नहीं कर सकता। अब कोई मुल्क जो है आने वाले दिनों में जब इस जंग के बंद के बाद जो आप एस्पेक्ट्स देखेंगी, जब नई सिक्योरिटी अलाइनमेंट्स बनेगी, खलीज में भी सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा एग्जैक्टली यही था। मेरा क्वेश्चन ले लीजिए, फिर इस पे इकट्ठा कमेंट कर दीजिएगा। आज की हैरानकुन खबरों में जो एक खबर सामने आई थी, यूएई ने भी ईरान से राबता किया है। अच्छा, मिडिल ईस्ट का जो एक नया सिक्योरिटी ऑर्डर बन रहा है, पाकिस्तान उसमें खुद को एसेट कर रहा है। आप क्या देखते हैं, पाकिस्तान किस हद तक कामयाब हो गया है और किस हद तक कामयाब हो जाएगा? यूएई की आपने बात की ना, यूएई बड़ा हिपोक्रेटिक रोल प्ले करता है, बहुत ड्यूबियस मुल्क है। दे आर सिटिंग इन द लैप ऑफ इजराइल बेसिकली, और उन्होंने उसको प्रूव कर दिया है कि वो इजराइल की प्रॉक्सी हैं। इसलिए कि जब उन्होंने यमन में एसटीसी को हथियार दिए थे सऊदी अरब के खिलाफ, तो दे स्टूड अगेंस्ट सऊदी अरब। और वो क्योंकि एसटीसी को आपको पता है, वो एसटीसी को जो है इजराइल सपोर्ट करता है। फिर वो सोमालीलैंड में जो कुछ उनका रिएक्शन हुआ, और जो अपना जो कुछ वो सूडान में कर रहे हैं, जहाँ से वो गोल्ड लेके आ रहे हैं और जो कुछ कर रहे हैं हुआ, तो यूएई का रोल बहुत ड्यूबियस रहा है, बहुत हिपोक्रेटिक रोल है। लेकिन ऑल सेड एंड डन, पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ जो कनेक्टिविटी हुई है, और जहाँ वहाँ पे आपने देखा, हमारा जैसे हमने पहले भी कहा, वहाँ के F-17 थंडर का जो वो खड़ा हुआ है, और उसके साथ साथ आज जो टर्की के अंदर जो मुलाकात हो रही है, जिसमें सऊदी अरब वो जो खुदरा खारजा वहाँ बैठे हुए हैं, ईरान में जो पाकिस्तान के उनके साथ लिंकेजेस बन गए हैं, और जिस तरह अब्बास इराक़ची ने कहा है कि हम पाकिस्तान पे इत्मीनान करते हैं, या जिस तरह वहाँ पे फीडबैक आ रही है, तो ये इन तमाम चीज़ों को अगर एक नुक्ते के ऊपर लेके आएंगे तो ये नजर आएगा कि एक नया सिक्योरिटी ऑर्डर जो है वो उन बड़ी ताकतों का, खलीज में अगर कोई बड़ी ताकत है वो सिर्फ सऊदी अरब है। ईरान, यूएई एंड बहरीन और कतर, दे डू नॉट मैटर। वो छोटी ताकतें हैं, वो भी इकोनॉमिकली पैसा शायद उनके पास हो जाती जिसको अपने याशियों में लुटाते हैं, बट अदरवाइज वहाँ से बिजनेस भी चला जाएगा दुबई से। लोग स्टेट की वहाँ पे कीमत जो है 46% डाउन हो गई है, और वहाँ पे जो लोग चले गए वो वापस भी नहीं आएंगे। तो इसलिए जो सऊदी अरब और जो पाकिस्तान और ईरान, जब इनकी आपको क्लोजनेस नजर आएगी तो दुनिया जाती है आजकल ताकत की तरफ। पाकिस्तान का क्यों रेलेवेंस इतनी दुनिया में बन रही है, उसका शुक्रगुजार होना चाहिए नरेंद्र मोदी का आपको, कि उसने हमला कर दिया था 10 मई को हमारे मदरसों पे और मस्जिदों पे। फिर हमें ये चांस मिल गया कि हम अपने जो हथियार हैं उनको रेंजेस पे नहीं बल्कि लाइव टारगेट्स को टेस्ट कर लें, और हमने वो टारगेट्स टेस्ट किए, वो हथियार टेस्ट किए। F-17 थंडर गया, BVR गया, और आपने 4 राफेल जो है वो फड़का दिए। उसके बाद आप जहाज गए, उन्होंने तमाम एयरफील्ड उड़ा दिए कश्मीर में। उसके बाद आपने नगरोटा में ब्रह्मोस मिसाइल उड़ा दिए। उसके बाद आपने S-400 की बैटरियां उड़ा दी। तो दुनिया ने कहो ये तो पाकिस्तान की मिलिट्री ताकत है जो इंडिया सस्टेन ही नहीं कर सका। उनका आयर चीफ जो जाके घर में सो गया था, 6 दिन बाद जागा तो कहने लगा हमने भी पाकिस्तान के तैयारी कराए। उसके बाद जो दुनिया में मजमून छपे, उसमें एक मजमून बड़ा इंपॉर्टेंट था, बड़ा इंटरेस्टिंग था, जो बरतानिया के एक डिफेंस मैगजीन ने छापा था। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान ने 36 मिनट में पाकिस्तान ने इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटी को जीरो कर दिया था, जमीन बोझ कर दिया था। तो ताकत की जबान लोग समझते हैं, और ताकत कहाँ से आती है? आपकी मिलिट्री प्रोसेस से आती है या आपकी इकोनॉमी से आती है। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी थोड़ी कमजोर है, लेकिन इंशाल्लाह जब ये चीजें चलेंगी
तो उसमें और भी चीजें डेवलपमेंट होंगी, आपके अंदर इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, लेकिन ये ताकत का महवर जो क्रिएट होगा और मैं इसमें समझता हूँ पाकिस्तान, ईरान और सऊदी अरब और तुर्किया के साथ मिलकर जो मुसलमान ममालिक का एक महवर क्रिएट, जिसके साथ बैकडोर पे चाइना भी लिंक होगा। और आपको पता है चाइना जो है वो ब्रिक्स को प्रमोट कर रहा है, चाइना ब्रिक्स का मेंबर है, तो चाइना चाहेगा पाकिस्तान भी ब्रिक्स का मेंबर बने। हालांकि इस साल ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास जानी है, लेकिन ब्रिक्स जो है वो एक अल्टरनेटिव करेंसी पे भी कॉन्सेंट्रेट कर रही है। तो उस दिमाग के अंदर मुझे लगता है अमेरिका का जो प्रेस्टीज थी ना, जो डिपेंडेंसी थी, जो सिक्योरिटी, वो बहुत डैमेज हो चुकी है और मुल्क ममालिक उसकी तरफ जाने से गुरेज करेंगे।